बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आज़मी और आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, जो जो इंसान आज के दौर में डिजिटल एरा में अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहा है, हमें उसको सराहना होगा, क्योंकि आगे आने वाला दौर जो है वो डिजिटल को देखते हुए अब बहुत से चीज़ों को कंप्रेस करते हुए हम देखें तो हम हमारा मुआशरा, हमारा जो तबका है वो बहुत पिसा हुआ भी है। अब बहुत सी चीज़ों के ऊपर बहुत सी चीज़ें पेड मिलना शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत कुछ हमें आसानी से मुयस्सर नहीं आता। तो इसी असना में अगर कोई इंसान आपको फ्री में कुछ चीज़ें बताता है, गाइडलाइन देता है, अवेयरनेस फैलाता है, और अवेयरनेस भी ऐसी जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर कंसल्टेंसी फीसेस होती हैं, लेकिन उसको साइड पर रखते हुए अगर कोई अवेयरनेस फैला रहा है, तो मेरे ख्याल से आज के दौर में वो हीरो होता है। और वो जो लीडर्स की तरह बोलता है, लीडर्स की तरह चीज़ें आप तक पहुंचाता है। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अमेरिका में आ, बड़े अरसे से क़याम पजीर हैं। पाकिस्तान भी आते हैं, पाकिस्तान से बेसिकली बिलोंग करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि अमेरिका में रहते हुए भी वो पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। किस तरह से जो पाकिस्तानियों के इमिग्रेशन को लेकर और इससे रिलेटेड चीज़ों को लेकर मसाइल होते हैं, उसके ऊपर बखूबी वीडियोस बनाते हैं, और ना सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, वो उनके पैगामात जो होते हैं बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। हम इनसे जानेंगे कुछ ऐसे सवालात के बारे में, ऐसे मसाइल के बारे में जो पाकिस्तानियों को दरपेश होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो भी अमेरिका वाले, जिनकी वीडियोस आप बखूबी देखते हैं और उनसे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम हैं? सलाम जी। हुज़ैफ़ा, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, वेलकम टू बात करने पॉडकास्ट। टाइम देने का। जी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक सर यू सो ये मच। बताइएगा, हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आजकल पाकिस्तानियों के चूंकि इमिग्रेशन के मसाइल बहुत हो गए हैं, पॉज लग चुका हुआ है, उसको हटाने के लिए क्या इकदाम किए गए, ये क्यों लगा, और इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी जिन मसाइल का शिकार है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये बात समझनी है कि पॉज़ लगा क्यों है? ठीक है। सबसे बड़ा सवाल जो हमारे ज़हन में आता है। हम्म। देखिए, पॉज़ लगने के पीछे एक छोटी-सी हिस्ट्री है। आज से तकरीबन 3 वीक पहले हम्म। प्रेज़िडेंट ट्रंप ने एक चार्ट उसका अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया था। सही। उसमें उन्होंने बताया था कि किस-किस मुल्क के लोग कितनी-कितनी वेलफेयर ले रहे हैं, ओके। परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है। तो पाकिस्तान का नंबर भी उसमें काफ़ी ऊपर वाले नंबरों में था। आ गया। 40% सही है। पाकिस्तानी लोग वो ले रहे थे। बिल्कुल सही। तो वो एक खतरे की घंटी मुझे महसूस होगी। मैंने वो चार्ट अपलोड भी किया जी जी। और लोगों को बताया भी। ये है मेन कॉज ओके। कि जो लोग वेलफेयर ले रहे हैं और जिन मुल्कों के लोग ज्यादा ले रहे हैं, उनकी एक्स्ट्रा वेटिंग की जाए, ओके। एक्स्ट्रा जांच पड़ताल की जाए। ठीक है। ये है मेन वजह। अब वेटिंग क्या है जी। कि जब आप ये सिर्फ इमिग्रेशन वीजे के लिए है, याद रखें, नॉन इमिग्रेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओके ओके। तो जब और इमिग्रेशन वीजा वो होता है जिसके ऊपर आपको ग्रीन कार्ड मिलना है। हम्म। तो ये देखना है, इसमें जो मेन मकसद है कि ये बंदा जो ग्रीन कार्ड लेकर इमिग्रेंट बन के अमेरिका जा रहा है, इसको जो स्पॉन्सर कर रहा है, हम्म। जो इसका फॉर्म I-864 हम्म। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फिल करके देता है, ठीक है। उसकी वर्थ क्या है? ठीक है। ये वेटिंग का एक मेन हिस्सा है। ओके। दूसरा हिस्सा इसमें यह है कि अगर इसका कोई को स्पॉन्सर है, उसकी वर्थ क्या है? वो इतना स्ट्रोंग है कि पहले 5 साल तक इसको संभाल सकता है। आज संभालना क्या है? ठीक है। संभालना कि उसको अगर मेडिकल की जरूरत पड़ती है ओके। और वो इतना वेल ऑफ नहीं है, उसकी जॉब इतनी नहीं है, जो बिजनेस इतना नहीं है, तो वो उसकी पेमेंट करेगा, उसकी पे करेगा, इंश्योरेंस खरीदेगा उसके लिए। अगर उसके पास खाना पीना नहीं है, तो वो उसका खाना पीना पूरा करेगा। अब ये फोकस सारा आ गया है इसके ऊपर, स्पॉन्सर के ऊपर, ठीक है। जो स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है। हो क्या रहा था? पहले ये कानून है, ये बहुत पुराना कानून है कि जब आप ग्रीन कार्ड के ऊपर अमेरिका आते हैं, हम्म। पहले 5 साल तक आप कोई वेलफेयर नहीं ले सकते। सही। ना आप मेडिकेड ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, सही। ना ही आप फूड स्टैम्प या ब्रिज कार्ड, जो भी आप उसको नाम देते हैं, वो ले सकते हैं। सही। ये कानून था, लेकिन कुछ स्टेटें इसके ऊपर थोड़ी सी नरम थी और वो दे रही थी। सही। फेडरल का कानून उधर ही खड़ा था। अच्छा। अब उसमें क्या होता था कि जैसे कोई प्रेग्नेंट है हम्म। तो उसको दे देते थे, कोई बूढ़ा है उसको दे देते थे, या कुछ स्टेटें सबको दे रही थी। तो अब इन्होंने इसको कर दिया स्ट्रिक्ट। सही है। अब उस स्ट्रिक्टनेस पे जाने से पहले वो आपके मुल्क में ही आपको देखना चाहते हैं। ये एक ओके। एक्स्ट्रा चीज है। सही है। पॉज ये है सही कि है। अब उन्होंने सब कुछ रोक दिया। हम्म। कोई बैन नहीं लगा। हम्म। ये बहुत सारे लोग इसको मिक्स कर रहे हैं कि ये जी बैन है। बैन का ऐसे कोई ताल्लुक, हमारे बैन तो मुल्क होता में है कि कैसे मुकम्मल, देख रहे हाँ, हैं? मुकम्मल बंद हो जाना। हमारे मुल्क में कैसे देख रहे हैं उसको? उसको हमारे मुल्क में लोग तो पहले शुरू में तो उसको बैन ही समझते रहे ठीक है। कि शायद ये बैन है जी, अब यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता। ना 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 ना। सही है। आज की डेट में भी मैं साथ साथ अपने इन वीडियोस में ये करता रहता हूँ, जी बताता जी रहता हूँ बिल्कुल। कि आज की डेट में भी इंटरव्यूज हो रहे हैं। ओके।
पॉज है। पॉज का मतलब है रोक दिया रोक है, दिया। आसान लफ्जों में, क्योंकि मेरे लोग आसान लफ्ज समझते हैं, मैं वही बताता हूँ। सही है। तो ये रोका हुआ है, ये एक्स्ट्रा वेटिंग चेक हो रही है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन चेक होगी कि ओके। यहाँ से वो क्या क्या बेच के जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। सही है। या जो अगर उसके पास कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम्म। ये नहीं है कि पैसे होंगे तो वो जाएगा, हम्म। आगे जो स्पॉन्सर है वो तो उसको कर सकता है, जो मैंने पहले बात बताई। दूसरा, उसका मेडिकल कैसा है, उसकी जिस्मानी हालत कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि जाते ही वो हमारे पे बोझ बन जाएगा। ऐसी देखिए, जैसे डायलिसिस है, ऐसे ही है। अब डायलिसिस तो मतलब कि इंश्योरेंस भी बड़ा बहुत खर्चा है वो, ऐसे और वो अगर आप नहीं पे कर सकेंगे, या इस तरह, या कैंसर ऐसे हैं जो, और बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं। अब इसमें एक बात बता दूं, हमारे लोग जरा थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जी जी। शुगर वाला, हार्ट का पेशेंट, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जी मुझे शुगर है जी, मैं हार्ट का पेशेंट हूं, तो मेरा क्या बनेगा। उनका कोई इससे ताल्लुक नहीं, ये बड़ी बीमारियों की बात है, ठीक है। ये चीज चेक की जाए। ठीक है। मेन चीज ये है कि ये बंदा अमेरिका में पहुंचकर अमेरिका के टैक्स पेयर की जो पैसे हैं, जो टैक्स देता है, उसके ऊपर बोझ तो नहीं बनेगा। ओके। उसको चेक करने के लिए पॉज लगा है, सादा लफ्जों में। सही है। और ये एक बात जो बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं, ये कब खत्म होगा। अच्छा। देखिए, इसकी डेट तो आपको एम्बेसडर भी नहीं बता सकता, कोई दुनिया का बंदा नहीं बता सकता, अच्छा। जब तक वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो जाता। ठीक है। और ये प्रोसेस ज्यादा लंबे नहीं होते। ये कोई कल मुझसे कोई पूछ रहा था जी 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हो सकता है कुछ वीक्स में खत्म हो जाए, कोई 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए। सही है। तो इसलिए इसका कोई हतमी डेट नहीं है, ओके। लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है, और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। सही है। और जैसे ही वो देखेंगे कि यार हमने एक अपनी जो लिमिट है, या जो हमारा टारगेट है, या जिनकी करंट डेट है इस वक्त, जिनके इंटरव्यूज हो चुके हैं या होने वाले, हमने उनकी वेटिंग कर ली है, सही तो वो पास खोल देंगे। पेशेंस से काम लेना होगा। पेशेंस से काम लेना होगा, और घबराने की जरूरत नहीं है। सही। देखिए कि जो नौजवान हैं, जो वैसे भी जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम अमेरिका जाएं और सैर करने के लिए जाएं, और हम ये चाहते हैं कि वहाँ जाके नज़ारे भी देखें। तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों में, क्या कि वो ये चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हों, सबसे पहले हमारे पास हमारी क्या वर्थ हो, हमारी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, और इसके अलावा हमारे ऊपर अगर एलिगेशन लगती है तो वो क्या क्या हो सकती हैं। इसके हवाले से बताइएगा। उनके बहुत से सवालात जो हैं मैं चाहता हूँ इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये हर कॉमन पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हर एक का सवाल होता है कि वो ऐसे सैर करने जाना है, बिल्कुल ऐसे। घूमने जाना है, फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है। जी जी। तो इसका पहले तो एक मिथ क्लियर कर दूं, ओके। जो हमारे जहन में बहुत सारे लोगों की होती है कि जी मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है ओके। 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की, तो मेरी तो वर्थ बन गई। ये बिल्कुल गलत मिथ है। ओके। बैंक स्टेटमेंट आज तक हम्म। अमेरिका के विजिट वीजे के लिए उन्होंने डिलीट नहीं की, अच्छा। सिस्टम में है, सही है। वो आपके पास होनी चाहिए। चेक हो या ना चेक हो, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पैरामीटर नहीं है ये, इसका तरीकाकार नहीं है कि जी बैंक स्टेटमेंट 50 लाख की है तो आपका वीजा लग जाएगा। नो वे, होनी चाहिए, मना भी नहीं मैं कर रहा, ये बड़ा एक बारीक पॉइंट है। अब आगे बात तो फिर देखना, अब जो आपने सवाल किया कि क्या होना चाहिए, क्या जी। उसकी वर्थ होनी चाहिए। जी। देखिए, वो क्या देखता है, वो देखता है कि ये बंदा वापस आएगा कि नहीं। सिंपल, सही है। बिल्कुल सादा लफ्जों में बता दिया। सही है। देख, अब वापस आने के लिए आपने उसको शो कराना है कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी बैकग्राउंड क्या है, मेरी ग्राउंड कितनी मजबूत है मेरे मुल्क में, किसी भी मुल्क में आप रहते हैं, ओके। तो वो क्या है वो देखना। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इनकम है, सही है। क्योंकि एक ऐसी हैंडसम इनकम होगी जो आपको अट्रैक्ट करेगी, आपका बिजनेस होगा, आपका जॉब होगा, कि वो जो आपको वापस लेकर आए। अब आपकी इनकम इतनी नहीं है और आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करते हैं, तो वो कहेगा यार ये तो जाएगा, वहां तो डॉलर है, तो ये तो नहीं आएगा वापस। सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए सबसे पहली चीज इनकम है। और इनकम का आप लोग मुझसे पूछते हैं जी 2 लाख है मेरी, 3 लाख है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उन्होंने कोई लिख कर नहीं दिया होगा कि जी 2 लाख 3 लाख होगा। मैं तो सीधा सा झटका सा हिसाब बताता हूँ, 4 से 5 लाख की टिकट है। अगर आप होटल में भी ठहरेंगे जाके तो सस्ते सस्ता होटल भी $80 से $100 का, बिल्कुल सस्ता तरीन होटल। 10 दिन के लिए आप जा रहे हैं, $1000 आपको वहां चाहिए, 5 लाख की टिकट है। अब आप उसको सबको जरब जरब देकर अपने मुल्कों के हिसाब से देख लें कितने लाख रुपया बनता है। और अगर आपकी सैलरी है 1 लाख, या आपके बिजनेस की आमदनी है 1 लाख, तो आप खुद ही अंदाजा लगा ले वो आपको मुतमिन आप उसको कर सकेंगे कि नहीं। जाहिर है नहीं। वो कहते यार 1 लाख तो तुम्हारी सैलरी है, 5 लाख की 4 लाख की टिकट है, उधर तुम्हारा खर्चा हो जाना है होटल का ही कम से कम 3-4 लाख रुपए 10 दिन का, खाना भी तुमने खाना है, शॉपिंग भी करनी है, तो तुम अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी 10 दिन में उड़ाने के लिए जा रहे हो। कॉमन सेंस है ना। वो हमसे ज्यादा ज़हीन बैठा हुआ है जिसने इंटरव्यू करना है। तो इसलिए इतनी इनकम होनी चाहिए कि आप इन सारी चीजों को जस्टिफाई कर दें। अब एक तो ये हो गया, अब आपकी सैलरी होगी। अब आप कहते हैं यार मेरे पास तो शेयर भी है, स्टॉक में भी मैं काम, वो भी आपने इसमें ऐड करना है। आप कहते हैं यार मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उसका मुझे रेंट आता है, वो भी आपने इसमें ऐड करना है। या मैं कोई और जो भी जॉब के अलावा आपको बिजनेस करते हैं, वो सारा ऐड अप होना है। वो ऐड अप करके आपने बताना कि हाँ यार ये मेरी इतनी आमदनी, फिर उसकी वर्थ देखी जा रही। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपकी इनकम। सेकंड आपकी फैमिली।
ओके। फैमिली देखी जाती है कि यार इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसके बच्चे कितने छोटे हैं, ये शादीशुदा है, इसका एज कितनी है। ये तो नहीं है जैसे 24-25 साल का लड़का है, ये नहीं कि उनका वीजा नहीं लगता, वीजा लगता है, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रिक्ट उनकी वेटिंग होती है कि यार ये तो गया वापस ही नहीं आएगा, इसके पेरेंट्स की क्या सिचुएशन है, बीमार है, क्या है। ये सबसे दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है कि इसकी टाई स्ट्रॉन्ग है। तीसरा आपका ऐसी एसोसिएशन, जैसे पॉलिटिकल एसोसिएशन है, कोई मजहबी एसोसिएशन है, या आपकी कोई समाजी एसोसिएशन है कि आप इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है कि आपके बगैर काम नहीं चलता, सही है, तो वो देखी जाती है। अच्छा। ये स्ट्रॉन्ग टाइज में आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकम, नंबर 2 फैमिली, तीसरी आपकी अदर जो है। जब आप इन सब को पास कर लेते हैं तो वो आपको वीजा देता है, यार इसने आना ही आना, ये वहां नहीं रह सकता। और अब आ गई एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर आप 100 नंबर तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं उसको 50 नंबर दूंगा, और वो क्या है, आपका पहले कोई विजिट हुआ है किसी मुल्क में। सही। अब हम लोग क्या करते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं यार हमने अपना एक ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, जो एक मिथ है, वो भी एक मिथ है, बता दूं। सही है। कोरे पासपोर्ट, नए पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगता है। मेरा खुद लगा था, मैं तो अपनी मिसाल देता हूँ, और बहुत सारे लोगों का लगता है। इसी आपकी पॉडकास्ट के नीचे लोग कमेंट्स करेंगे जी हमारा लगा है बगैर किसी ट्रैवल हिस्ट्री के। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं अच्छा जी, क्योंकि हमारे मुल्कों से वीजा तो बड़े मुल्कों का लगना मुश्किल हो जाता है, तो हम कहते हैं चलो यार इंडोनेशिया चलो, मलेशिया चलो, थाईलैंड चलो, सिंगापुर चलो, दुबई चलो, तुर्की चलो, और बना लो। हम एक टिकट लेते हैं और फार ईस्ट के 4-5 मुल्कों में फिर के आ जाते हैं, और हम उसके पास जाते हैं, हम कहते हैं ले जी हम ट्रैवलर है। वो कहता है तुम ट्रैवलर नहीं हो, तुम फेक ट्रैवलर हो। उसको पता चल जाता है। एक तो इन मुल्कों की इतनी वर्थ नहीं है। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर इन मुल्कों में भी आपने जाना है तो एज ए ट्रैवलर जाए, आज एक फैमिली को लेकर जाए, फिर साल बाद सिंगापुर जाए, फिर तुर्की जाए। एक पूरा सिस्टम हो। जो असल ट्रैवलर होता है वो इस तरह जाता है। ये फेक ट्रैवलर, आप लाखों रुपए ज़ाया कर लेते हैं, जाते हैं, वीजा फिर रिजेक्ट हो जाता है, फिर कहते हैं बोबी भाई आप क्या करें। वो नहीं। हाँ, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में अगर यूरोप का कोई मुल्क है, जापान है, हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है। आप वहां टाइम पे गए हो, टाइम पे वापस आए हो 8-10 दिन में, तो आपका प्रोफाइल स्ट्रोंग हो जाता है। आमदनी फिर भी देखनी है उसने, लेकिन ये से आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें मिलकर आपका एक प्रोफाइल बनाती है। आप एक चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसका नाम है बैंक स्टेटमेंट, तो वो आप फिर नाकाम हो जाते हैं। और एक और बड़ी चीज मैं इसमें ऐड करता चलूं कि कई लोग मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिनके सारा कुछ ही होता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कोई ऐसी बात कर देते हैं, कोई ऐसा जुमला मुंह से निकल जाता है, जैसे कि मतलब कि कोई सवाल पूछा और उसका जवाब पूरी तौर पे नहीं दे सके, सोच में पड़ गए। तो उनके ज़हन में पता क्या, देखिए हमारा एक बैकग्राउंड भी है ना, उनको हमारे कल्चर का भी पता है कि इसको किसने तैयार करके भेजा हुआ है। ये किसी कंसल्टेंट से, किसी से पूछ के आया है, ये खुद जेन्युइन नहीं है, ये एक रटा लगा कर आया हुआ है। तो वो भी फिर उसके ज़हन में आता है, वो यार ये बात भी है, तो वो फिर वो उसी तौर उसको रिजेक्ट कर देता है। इसके अलावा जैसे आपने सैलरी लिखी हुई है मेरी 5 लाख है, जी जी, तो वो आपसे पूछता है जी कितने आप कमा लेते हैं, तो आप बताते जी तकरीबन 4 लाख। ये जब ये करते हैं ना, आप फंबल करते हैं जिसको कहते हैं, तो वो कहता है कि नहीं ऐसे नहीं। उधर सारी बात कॉन्फिडेंस की है। मैं हर वीडियो में जो भी इस मौजू पे बनाता हूँ ये कहता हूँ जी सारा कुछ होने के बावजूद आपका कॉन्फिडेंस मेन चीज है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट ये सब कुछ बेकार हो जाएंगे। और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, रोजाना ये चीज देखता हूँ। ये था विजिट वीजे का सारा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये बताइएगा कि वर्क वीज़ा के हवाले से भी बहुत सी मिथ्स भी सामने आती हैं, मसाइल भी सामने आते हैं। सोशल मीडिया के दौर में हम रह रहे हैं, कोई कुछ वीडियो बना लेता है, कोई कुछ वीडियो बना लेता है। जो लोग जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है ना, हमने फलां की वीडियो देखी थी, वो तो कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होता, फलां की वीडियो देखी थी, वो तो कह रहा था ये हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि आसान तरीका क्या है? देखिए, वर्क वीजे बहुत सारी किस्म के हैं जो अमेरिका देता है। पहली बात जो है ना, सबसे बड़ी मिथ मैं क्लियर कर दूं आज आपके इस स्टूडियो और इस प्लेटफॉर्म की वसातत से, कि जो हमारे लोग हैं, हमने सारी जिंदगी सुना है दुबई, सऊदीया, मिडल ईस्ट, कोई भी कतर, उनका वीजा सिस्टम टोटल डिफरेंट है। लेकिन वो हमें जबानी याद है क्योंकि हमारे बड़े जाते रहे साल से। वो क्या होता है, एक कफील होता है, वो वीजा इशू करता है, या आप एक आजाद वीजा लेकर जाते हैं और काम शुरू करते हैं, तो आप बड़े भी बन जाते हैं, आप लॉक स्मिथ बन जाते हैं, आप जनाबे वाला मेसन में चले जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं, कुछ भी काम हो आप चले जाते हैं। आप वही चीज लेकर आप आते हैं अमेरिका के लिए, तो ये सारा काम गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका का वर्क वीजे का सिस्टम टोटली डिफरेंट है इन मुल्कों से। तो पहले तो इस बात को, इस मिथ को क्लियर करना है। अमेरिका क्या कहता है, अमेरिका ने बहुत सारे वर्क वीजे बनाए। आज मैं सिर्फ एक बताऊंगा, वो एक इसलिए है कि वो 100% लोगों के लिए है। बाकी जितने हैं वो आपको पता है, एक पर्टिकुलर आपने डिग्री ली हुई है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है और सारा वो फिर वो कुछ लोगों के लिए है।
सही 100% लोगों के लिए जो अमेरिका ने वीजा दिया वो EB3 वीजा है। ओके, एक ही वीजा जो 100% लोगों के लिए ठीक है, है। और इस वीजे के ऊपर ग्रीन कार्ड मिलता है। अच्छा, वैसे J1 वीजा भी है, आरजी वीजे हैं, आप जाते हैं थोड़ी देर काम करते हैं, 1 साल के लिए 4 महीने का वीजा होता है स्टूडेंट्स के लिए काम करने के लिए, और आप आ जाते हैं। सही है। वो उसके ऊपर कोई ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, कोई मुस्तकिल रैश कुछ भी नहीं मिलता। EB3 के ऊपर आपको ग्रीन कार्ड भी मिलता है और आप फैमिली के साथ जाते हैं। ठीक है। 21 साल से नीचे वाले बच्चे आपके साथ जा सकते हैं। और इसका तरीकाकार क्या है, जी। बहुत ही आसान भी है, लेकिन ज़ाहिर है हर काम के लिए मेहनत है, आपको Obvious. रिसर्च करनी पड़ती है। डेफिनेटली। EB3 का तरीकाकार यह है कि आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए अमेरिका में ओके। जो आपको जॉब दे। हम्म, अब वो एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, ठीक मैं उसको कोई उसकी लिस्ट नहीं देना चाहता, आपको लिस्ट बहुत लंबी है। मैं उसको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि शेफ हो। सही है। उसकी वजह बताऊंगा आगे जाके। जी जी। पाकिस्तानी इंडियन शेफ हो, बांग्लादेशी शेफ हो, या क्रूज कंपनीज में हो। उसकी वजह क्रूज कंपनी क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है अमेरिका में, तो उसमें बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में स्टाफ चाहिए होता है, तो वो फिर पूरी दुनिया के लोग आते हैं और वो एक जरा सख्त काम भी होता है, लोग कर लेते हैं। सही। दूसरा होता है शेफ की वहां डिमांड है और शेफ है नहीं। अब आप पूछेंगे कि यार ये तुमने क्यों कहा शेफ, वो तो 7-Eleven में भी काम कर सकता है, गैस स्टेशन पे। देखिए EB3 की साइंस ये है कि बाहर से वो लोग मंगवाओ अमेरिका में जिनकी अमेरिका में जरूरत है लेकिन कमी है। तो शेफ कमी है, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट पे नहीं है, आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि यार मुझे गैस स्टेशन के लिए बंदा चाहिए, तो गैस स्टेशन के बंदे तो बेशुमार है वहां पे। अमेज़न में काम करने के लिए पैकिंग पे मुझे बंदा चाहिए, वेयर हाउस में बेशुमार है, मिलता है उनका भी EB3, लेकिन सर्कमस्टांसिस डिफरेंट होते हैं। वो एक लंबी बहस है, लंबी बात है, लेकिन वो भी मिलते हैं। आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका रिश्तेदार का, दोस्त का, भाई का या किसी मिलने वाले का गैस स्टेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी मुख्तलिफ क्लासेस सिस्टम होता है, आप उसमें भी आपको वीजा मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा 100% कह सकते हैं आप चांस होते हैं। अब वो वीजा मिलने के चांसेस की क्या बात है, वो मैं अब आपको क्लियर कर दूं। एम्प्लॉयर मिल गया आपको, आप एम्प्लॉयर से बात होगी, यार मैं आपको जॉब देने के लिए तैयार हूं, वो आपका लेबर सर्टिफिकेट अप्लाई करता है। लेबर सर्टिफिकेट ये कहता है कि भाई उसमें उसकी कोई फीस नहीं होती, याद रखिएगा। उसका सिर्फ आपने एक अखबार में इश्तिहार देना होता है संडे को 2 दफा, तो उसमें वो आपको फीस देनी होती है बस, दैट्स इट। अदर देन दैट कोई लेबर फीस नहीं होती। उसमें आप ये कहते हैं कि यार ये मेरा बिजनेस है, मुझे बंदा चाहिए। फिर आप अखबार में इश्तिहार देते हैं, लेबर ऑफिस के बाहर इश्तिहार लगाते हैं, उसका एक पूरा तरीकाकार है। तो फिर उसके ऊपर अगर कोई बंदा नहीं मिलता तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अच्छा। अब क्वालिफाई करने का इस वक्त एवरेज टाइम 1 साल है। ओके। 1 साल में लेबर सर्टिफिकेट का रिजल्ट आ जाता है। फिर जब अगर वो अप्रूव हो जाए कि हाँ भाई तुम बंदा मंगवा लो, तो फिर आप पिटीशन दायर करते हैं उस बंदे की। इस वक्त मौजूदा हालात में, क्योंकि हर चीज बहुत डिले है, एक्स्ट्रा वेटिंग हो रही है, पाकिस्तान का टाइम 4 साल को छू चुका है। शुरू होने से लेकर वीजा मिलने तक 4 साल को टच कर चुका है। अब 4 साल से ऊपर ही जा रहा है, 4 साल से नीचे वाले अब कम ही है। 3.5 साल तक था, लेकिन अब कुछ महीनों से 4-4 साल के करीब जाना शुरू हो गया है। तो 4 साल। इंडिया तो डिस्कस ही ना करें। अच्छा। कोई 8 साल पे है, कोई 10 साल पे है, 7 साल, यानी कि 7-8 साल से ऊपर है इंडिया का। तो इसलिए ये EB3 वीजा, क्योंकि ग्रीन कार्ड मिल रहा है ना, दुनिया बहुत है, एम्प्लॉयर है, लंबी पिटीशन का वेट टाइम बहुत है, तो ये उसका सिस्टम है। वो अगर आपको वीजा मिल जाता है, ये ऐसा वीजा है जिसमें आप किसी जगह पे, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप स्किल्ड हैं, नॉन स्किल्ड हैं, आप EB3 वीजा में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। कोई ऐसी टेंशन की बात। तो ये एक ऐसा वीजा है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूं, मैं इसको बहुत एडवोकेट करता हूं कि यार ये लगवाओ, इसके ऊपर मेहनत करो। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, उसको को यार मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ना आईफोन चाहिए, ना पैसे चाहिए, ना मुझे विजिट वीजे का स्पॉन्सर चाहिए, मुझे तुमसे सिर्फ ये चाहिए कि मुझे एक एम्प्लॉयर ढूंढ के दो जो मुझे लेबर सर्टिफिकेट मेरा अप्लाई करे। 4 साल लग जाए यार, ग्रीन कार्ड मिलना है फैमिली के साथ। देखिए आपको पता है कि हर चीज इतनी आसान तो नहीं होती ना, अमेरिका जाना है आपने। बिल्कुल ऐसा ही है, आसान भी नहीं होती और टाइम ड्यूरेशन लगता है। यस सर। अच्छा ये बताइएगा कि वहाँ पर चूँकि अमेरिका में इलीगल्स को निकालने का बड़ा जो है वो शोर उठा है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इलीगल रह रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत से लोग जो हैं वो डरे भी हुए हैं इस हवाले से, देखते हैं कुछ जो है बड़े मजबूत असाब के हैं, उनको डर भी नहीं लग रहा, कुछ जो है वो फिर कंसल्टेंसी कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले तो एक बात बता दूं आपको, जो लोग लीगल हैं, ग्रीन कार्ड पे हैं, सिटीजन है, वर्क वीजे पे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले 1 साल हो गया तकरीबन सारे प्रोसेस को शुरू हुए हुए, यही बार बार कह रहा हूँ, वो प्लीज ना घबराएं, क्योंकि बार बार वही मुझसे सवाल करते हैं, बॉबी भाई ग्रीन कार्ड है क्या बनेगा? नो, आपको ट्रैवल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिटीजन को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, वर्क वीजे वाले को भी कुछ नहीं है। हाँ, ग्रीन कार्ड का प्रॉब्लम उस वक्त बनता है जब आपने क्राइम किया हो।
ओके। अब जो आप लोग भी ज़ाहिर है जो देख रहे हैं वो भी ये कहेंगे कि यार ग्रीन कार्ड वालों को भी डिपोर्ट किया है। तो जिसका पीछे बैकग्राउंड है क्रिमिनल, सही है, उनको तो उन्होंने निकालना ही निकालना निकाल है, ये आपको बता दूं। सही है। अब आप आगे आपके सवाल की तरफ कि जी। जो आप कह रहे हैं जी इलीगल को निकाल, देखिए जी इसमें क्या हो रहा है कि लोग आए किसी भी तरीके से आए, ये हमारा मौजू नहीं है आज, ठीक है, ठीक है। किसी तरीके से भी अमेरिका में आए, उन्होंने आकर असाइलम अप्लाई कर दिए, ठीक है। असाइलम उनके गए, केस लगा, उसके बाद उनका डिसीजन आ गया कि नहीं यार हम मुतमिन नहीं हुए तुमसे, केस कोर्ट में चला गया, पता नहीं कितने साल रहा, हमें नहीं पता, किसी का 2 साल है, किसी का 6 साल है, किसी का 8 साल है, मुख्तलिफ टाइमिंग है। उसके बाद कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं यार आई एम डन, ठीक है। तुम्हें हम नहीं रख सकते, उसको डाल दिया रिमूवल में। वो अब स्टे लेता रहा, छुपता रहा, जिस तरह भी वो बेचारा जो भी करता रहा, उनको पकड़े क्योंकि उनका डाटा है उनके पास कि यार ये रिमूवल में थे। अब इसमें लोग क्या मिक्स कर रहे हैं कि यार मैंने साइलम अप्लाई किया हो तो मुझे खतरा है, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं ना हो जाना उस वक्त आपको कोई खतरा नहीं है, सही है। टेंशन फ्री हो जाए जब तक इंटरव्यू नहीं जाता। हाँ, अगर आपने कर दिया क्राइम तो फिर नहीं उन्होंने आपको छोड़ना। अब इसमें क्या होता है कि कुछ असाइलम सीकर है जिनका भी इंटरव्यू नहीं भी हुआ, कुछ रेफ्यूजी है जिनका इंटरव्यू कभी नहीं हुआ लेकिन वो क्राइम्स में आ गए, तो उनको भी वो पकड़ रहे हैं। क्रिमिनल को तो उन्होंने रहने नहीं देना, ये तो उन्होंने पहले दिन से कहा हुआ है, और जाहिर है कौन रहने देता अपने मुल्क में। अगर आप पाकिस्तान इंडिया में भी हो तो क्रिमिनल अगर बाहर से आते हैं तो आप उनको भी निकालेंगे, यार ये क्यों मेरे मुल्क को खराब कर रहे हैं। तो क्रिमिनल को उन्होंने नहीं रहने देना, चाहे वो भी उसका इंटरव्यू हुआ है या नहीं हुआ। मैं इंटरव्यू की बात इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे साइलम सीकर परेशान है, वो मुझसे पूछते हैं कि जी हमारा क्या बनेगा। कुछ नहीं, जब तक वो आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, अगर वो आपसे मुतमिन हो जाता है, आपका साइलम अप्रूव कर देता है, गुड। अगर नहीं करता आपको भेजेगा कोर्ट में, कोर्ट में अगर आप अप्रूव नहीं कर पाते, ओके भाई मेरा केस जेन्युइन है, मेरी जान को वाकई मेरे मुल्क में खतरा है, तो बस फिर वो आपको रिमूवल में डाल देंगे। तो इसलिए जो लोग लीगल बैठे हुए हैं, क्योंकि पता क्या होता है जब एक बात फैलती है ना, फिर ऑनलाइन दुनिया आपको पता है हर जिसके दिल में जो आ रहा है वो कहीं जा रहा है, तो बहुत ज्यादा अफवाहें भी फैल जाती हैं, झूठ भी फैल जाता है। तो मसला ये है कि जितने लीगल लोग हैं और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो अपनी जिस तरह जिंदगी गुजारे थे गुजारे, जिस तरह ट्रैवल कर रहे थे करें, आए जाए। रोजाना मैं इस मौजू के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, रोजाना लोगों को इंडिविजुअली फोनों पे भी बताता हूँ, कोई मसला नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को उन्होंने छोड़ना नहीं है, रिमूवल वाले को वो छोड़ नहीं रहे, अभी फिलहाल यहाँ तक की बात रुकी हुई है, इन दोनों को तो पकड़े, आगे उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, वो कैसे बाहर आती है, क्या कानून बनते हैं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन अभी फुल स्टॉप यहाँ तक ही है। तो बाकी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जो लीगल है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारे, क्राइम से बचे, अमेरिका के खिलाफ किसी स्टेटमेंट से बचे, अपने सोशल मीडिया पे अमेरिका के खिलाफ। यार असली बात है, हमारी जिंदगियां बदली हैं अमेरिका ने, हम लोग कहां से आए हैं, तो हम ज़ाहिर अपनी जिंदगियां बदलने आए ना, तो हमारी जिंदगियां बदली और अब हम अमेरिका के खिलाफ ही उधर जनाब शुरू कर दें तो वो तो नहीं रहने देंगे ना, ये तो अच्छा नहीं लगता ना, वो तो उन्होंने उठाकर हमें बाहर फेंकना है। तो हमने इन चीज़ों से बचना है, इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, ये उन्होंने अब नहीं छोड़ना। 1 लाख वीजा रिवोक किया उन्होंने, जिसमें स्टूडेंट भी शामिल है, बहुत सारे स्टूडेंट भी शामिल है, और वो मोस्टली क्राइम्स और एंटी अमेरिका वो थे, और जो विजिट वीजे वाले वगैरह को रिवोक किया है वो ओवरस्टे वाले थे, क्राइम वाले थे, ड्रंक एंड ड्राइव वाले थे, इस तरह की चीजें थी। तो आपने इन चीजों से बचना है, तो बाकी कोई टेंशन नहीं है, लीगल वाले इजीली अपनी जिंदगी गुजारें। सही बताइएगा कि आप लोगों के मसाइल हल करते हैं, उनको बहुत से नए मसाइल मिलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो कोई भी चीज़ देखते हैं तो उनका दिल करता है कि किसी ऐसे से पूछा जाए जिनको हम डेली बेसिस पर देख रहे हैं। तो अगर किसी ने आपसे रब्ता करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताता हूँ कि मेरी फेसबुक के ऊपर एक स्टोर फ्रंट है, जिसका मैंने लिंक भी दिया हुआ है, स्टोर फ्रंट पे जाएं, वहाँ एक फीस है $10, वो आपने पे करनी है, आपका मैसेज मेरे पास आता है, मैं 24 आवर के अंदर आपसे रब्ता करके फोन पे आपसे बात करता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि आप मेरे मैसेंजर पे जाएं और अपना सवाल छोड़ें, वो बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर कोई पैसा नहीं है, लेकिन वो जवाब मैं उस वक्त देता हूं जब मैं फारग होता हूं, टाइम निकलता है अपने बिजनेस से, फिर क्योंकि ये मेरा बिजनेस तो नहीं है ना, तो उस वक्त जवाब देता हूं। तो अगर आपको फौरी तौर पे सवाल पूछना है, इंपोर्टेंट सवाल है, तो स्टोर फ्रंट। अगर आप कहते हैं नहीं यार जब भी जवाब दे दे कोई मसला नहीं है, तो फिर नॉर्मल SMS जो है अपना मैसेंजर है उसके ऊपर आप आ सकते हैं, उसके ऊपर कोई फीस नहीं है। और याद रखें कि बहुत सारे मैसेजेस स्पैम में चले जाते हैं, स्पैम में खोलता नहीं, इतने हजारों मैसेज मैं कैसे देखूं, तो कोशिश किया करें कि कमेंट्स कर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि यार आपको कोई सवाल है। और एक आपके वसाता से एक और बात बता चलो, आपको पता है कि मैं पिछले 3 हफ्ते से ट्रैवल में हूँ, तो आप इस तकरीबन 3-4 दिन रह गए, उसके बाद मैं वापस अपने रेगुलर में आ जाऊंगा, तो बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सका, तो वो भी मैं फिर इंशाल्लाह अगले वीक में वो भी कर लेंगे। ठीक है, ये थे बॉबी अमेरिका वाले, जिन्होंने बहुत सी चीज़ों के ऊपर से जो है ना वो पर्दा भी उठाया, क्लियर क्लिस्टर चीज़ें बताई और फेयरनेस को जहन में रखते हुए चीज़ों पर बात की। उम्मीद है कि आपके जितने भी सवालात थे
वो आपके जहन पर जो जवाब चाह रहे थे आप सोशल मीडिया को देखते हुए, बहुत सी कन्फ्यूजन्स थी, वो क्लियर हो गई होंगी। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।